हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 17, वरदान बना अभिशाप। अब देखिएगा, वरदान भी अभिशाप बन सकता है। तो ये कैसे बनेगा? जब जरूरत से ज्यादा कोई चीज खाली जाती है ना, तो वो भी दिक्कत करती है। ठीक वैसा यहाँ पर होने वाला है कि वरदान भी अभिशाप बन सकता है अगर आप उसका प्रयोग सही से नहीं करते हैं, या आपने मांग ही गलत लिया है तो वो अभिशाप हो जाएगा। तो ठीक ऐसा ही इस कहानी में आपको मिलने वाला है। सारांश ये लीजिएगा। इस पाठ में विज्ञान के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई है। लेखक ने मानव द्वारा किए गए वैज्ञानिक आविष्कारों की तुलना भस्मासुर को प्राप्त वरदान से की है। अब देखिएगा, यहाँ आपने भस्मासुर के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिएगा। और आप टीवी सीरियल देख सकते हैं, या फिर आप अपने दादी दादा से, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, तो वो भी इनके बारे में बताएंगे। ठीक है। भस्मासुर ने वरदान जो मांगा तो था इसलिए कि वो दुनिया में त्राही त्राही मचा देगा, लेकिन उल्टा उसके ऊपर आकर के इसका प्रभाव पड़ा और वह वरदान अभिशाप साबित हो गया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पुराणों में एक कथा वर्णित है। भस्मासुर नामक एक असुर मतलब राक्षस ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। अब क्या किया है उन्होंने? शिव जी को प्रसन्न कर लिया है तपस्या से। शिव जी ने उसे वरदान मांगने को कहा, महाराज मुझे यह वरदान दे कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। लीजिएगा, राक्षस है, राक्षस पर्वती की बात कर रहा है और वरदान भी राक्षसों वाला ही मांग रहा है। कह रहा है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं जिसके सर पर भी हाथ रखूंगा वह व्यक्ति जो है क्या हो जाए? भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु, अर्थात तथास्तु का मतलब होता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो। वरदान पाकर भस्मासुर फूला न समाया, परंतु तभी उसके मन में दुर्बंधित उपजी। ऐसा वरदान पाकर उसने सोचा कि क्यों ना शिव जी पर ही इस वरदान की परीक्षा की जाए। लीजिएगा, अभी शिव जी से वरदान लिया है। शिव जी ने कहा है तथास्तु कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। ठीक है, और उसने सोचा क्यों ना साथ के साथ इसका प्रमाण भी ले लिया जाए कि हमने जो वरदान लिया है ये काम आएगा या नहीं भी आएगा। ठीक है, यह सोचकर भस्मासुर हाथ उठाए शिव जी की ओर लपका। उसके इरादे भाप शिव जी वहां से भागे। अब लीजिएगा, शिव जी खुद वरदान दे रहे हैं और उसके इरादे भाग गए कि यार ये तो उल्टा करने वाला है। वो वहां से उल्टे भागने शुरू हो गए। दो पहले ये मानो एक पैर में भागने शुरू हो गए हैं कि भागम भाग, मुझे भागने दो, ये तो उल्टा मेरे ऊपर या खड़ा हुआ है ना। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। भस्मासुर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अब भस्मासुर को तो दिख रहा है कि मुझे तो ये काम करना है, दौड़ने लगा। मार्ग में शिव जी को विष्णु जी मिल गए। शिव जी ने उन्हें सारी बात बता दी। विष्णु जी ने शिव जी के पीछे दौड़े आते भस्मासुर को रोककर पूछा, असुरराज कहाँ दौड़े जा रहे हो? भस्मासुर ने शिव जी के वरदान की बात सुनकर कहा, इसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगा। विष्णु जी ने भस्मासुर का हाथ पकड़कर कहा, बड़े भोले हो असुरराज, कहीं ऐसा भी होता है कि किसी के सिर पर हाथ रखने से ही वह भस्म हो जाए? लो मैं आपके सिर पर अपना हाथ रखता हूं, आप तो भस्म नहीं हुए। अब आप अपने सिर पर हाथ रखें और वरदान की परीक्षा लें। यह कहकर विष्णु जी ने फुर्ती से भस्मासुर का हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिया। सिर के ऊपर हाथ रखते ही भस्मासुर भस्म हो गया। उसका वरदान उसे ही ले बैठा। अब देखिएगा, यहाँ पर भोले बाबा जो हैं, बड़े भोले बाबा ऐसे हैं, चाहे देव रहे हों चाहे असुर रहे हों, उन्होंने कभी किसी के साथ में दुहात नहीं किया। जिसने उन्हें प्रसन्न किया उन्होंने उसको आकर के वरदान दिया। अब यह भस्मासुर ने आकर के ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वह भस्म हो जाए। और निकला बुद्धि का मारा, सोचने लगा कि ठीक है, पहले भोले बाबा पर ही ये अप्लाई करता हूँ। वो भोले बाबा के पीछे भागना शुरू हो गया। आते हैं आगे जो लीला रचते हैं भगवान विष्णु, जिन्होंने बहुत सारे अवतार लिए, और जब जब ऐसी दिक्कतें आई तो अवतार लेकर के उन्होंने लीला रची और ऐसा करके उन्होंने सृष्टि को बचाया। अब यहाँ पर होने वाला क्या है? यहाँ पर हुआ ये कि शिव ने आकर के बताया, रास्ते में विष्णु भगवान मिल गए तो उन्होंने बताया कि देखो कैसे हो रहा है। उन्होंने उसे अपनी बातों में लिया और कहा कि कोई ऐसे भी होता है, और उसका हाथ उसी के सिर पर पकड़ के रखवा दिया और वहीं पर भस्मासुर भस्म हो गया। ठीक यही बात आज विज्ञान हमारे साथ कर रहा है। विज्ञान का वरदान पाकर हम सब अपने साथ ऐसा ही कर रहे हैं। हम भस्मासुर से कम मूर्ख नहीं हैं। हम विज्ञान के वरदानों का दुरुपयोग कर
रहे हैं, हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसी बात है। बात लेकर के कहाँ जाती है आपको? बात लेकर के जाती है जो हमने यहाँ पर वरदान के रूप में विज्ञान को इजाद किया है, पाया है, जाना है, वह विज्ञान अब हमें ही वापस भस्मासुर की तरह भस्म करने लगा है, या हम उसकी तरफ जा रहे हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान ऐसा विशेष ज्ञान है जिसके बल पर मानव प्रकृति के रहस्यों को खोज कर उनकी सहायता से मनुष्य मात्रा की सुख सुविधा के साधन जुटा सकता है। उदाहरण के लिए कोयले के रूप में धरती के नीचे छिपी अपार ऊर्जा राशि को प्राप्त कर मानव ने उसे रेलगाड़ियां चलाई। इससे आने जाने में सुविधा हुई, समय की बचत हुई। कोयले से बिजली घर चलाए जिससे प्रकाश मिला, पंखों से ठंडक मिली और हीटरों से गर्मी, बिजली से अनेक उद्योग धंधों के लिए ऊर्जा भी मिली, उद्योग धंधों से जरूरत की चीजें प्राप्त हुई। अब देखिएगा, वो कहना चाहता है कि आपके पास में विज्ञान की तरफ से अगर देखा जाए, विज्ञान की एक खोज रही है कि धरती के अंदर से कोयला निकाला गया। अब वो कोयला बनता कैसे है? हजारों लाखों वर्षों पहले जो वनस्पति धरातल के अंदर दब गई है वह क्या बन गई है? कोयला बन गई है। अब जो कोयला है, उस कोयले से हम क्या क्या करते हैं? उस कोयले से हम जो है बिजली बनाते हैं, ठीक है, और आग जलाते हैं जिससे हमें खाना बनाने में सुविधा होती है, और उसके साथ साथ हम बिजली भी ईजाद कर लेते हैं, और बिजली से चलते हैं हमारे फैन चलते हैं, हीटर चलते हैं, मशीन चलती हैं, टीवी टेलीविजन चलते हैं, तमाम धंधे हमारे उसी से हो रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। यह सब तो हुआ, अब होता क्या है? यह सब तो हुआ, परंतु मानव एक और तो इन सब पर निर्भर होता चला गया, दूसरी ओर उसका लोभ बढ़ता गया, उसकी शारीरिक शक्ति भी घटती चली गई। अब 10-5 कोस चलना भी उसके लिए दूभर हो गया, उसे ना गर्मी सहन होती और ना ही सर्दी सहन होती है। देखिएगा, अब से केवल 50 साल पहले आप जाइएगा, इतनी सारी सुविधाएं आपको नहीं मिल सकती थी जितनी सही सुविधाएं आपको अब मिल रही हैं। किस तरह की सुविधा? कि एसी का होना, कूलर का होना, फैन पंखों का होना, ठीक है, अच्छी अच्छी गाड़ियों का होना, ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं हुआ करती थी। विज्ञान ने तरक्की की, अच्छी अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छी अच्छी एसी आ गई, फैन आ गए, कूलर आ गए, यानी कि हम गर्मी में गर्मी को अपने से दूर कर लेते हैं, सर्दी में अपने आप से सर्दी को दूर कर लेते हैं। यही कारण रहा कि हमारी बॉडी में अब ये आदत आ गई है, ना तो हम गर्मी सहन कर सकते हैं और ना ही हम सर्दी सहन कर सकते हैं। जबकि आप 50-100 साल पीछे चले जाइएगा, ये सब चीज़ नहीं हुआ करती थी, और लोग गर्मियों में गर्मी का आनंद लिया करते थे और सर्दी में सर्दी का आनंद लिया करते थे। अब आप कह रहे होंगे कि गर्मी लग रही तो आनंद कैसे आ रहा होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें आनंद आ रहा होगा, लेकिन हाँ, उसके पूरे रस को आप जरूर ले रहे होंगे जो उसका रस है, गर्मी का रस है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। शारीरिक परिश्रम का उसके जीवन से लोप होता जा रहा है, अधिकांश काम वह मशीनों से करने लगा है। मशीनों के डिजाइन में भी नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। अब वह पुरानों को छोड़ नए के पीछे दौड़ता है, उसके लिए साधन जुटाता है, और इन सब में उसका बौद्धिक व्यायाम बढ़ गया है। बौद्धिक व्यायाम ने उसके मस्तिष्क में तनाव पैदा कर दिया है। तनाव ने उसे तरह तरह की अनजानी बीमारियों का शिकार बना दिया है। अब देखिएगा, आपके पास में नई नई चीजें आ गई हैं, सेल फोन आ गए हैं, टीवी आ गए हैं, उसके अलावा लैपटॉप, कंप्यूटर, ना जाने कितनी आपके पास में ऐसी चीजें आ गई हैं जिनका आप प्रयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करने लगे हैं, जिसके चलते आप के मन में तनाव रहने लगा है, यानी कि दिमाग में तनाव रहने लगा है, मस्तिष्क आपका सर से दर्द से फटा जाने लगा है, जिससे बीमारियों का आप शिकार होते जा रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां आपके बीच आ रही हैं। विज्ञान ने मानव समाज में 2 वर्ग उत्पन्न कर दिए हैं। एक के पास आवश्यकता से अधिक धन और सुख सुविधाएं हैं, वह और अधिक संग्रह करना चाहता है। दूसरे के पास इतना भी नहीं है कि वह न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। अब देखेगा, समय का ये चक्र है कि सब अब देखेगा, जिसके पास है बहुत कुछ है और जिसके पास है उसके पास कुछ है ही नहीं, है ना। तो यह जिनके पास बहुत कुछ है वो हर सुख सुविधा से लैस हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं, हर चीज उनके पास में है। ठीक है, चाहे वो नहाने से लेकर के खाना बनाने तक की क्यों मशीनें क्यों ना हो। ठीक है, इसी के साथ में
दूसरे के पास इतना भी नहीं है कि वह न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। वर्ग भेद की यह खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग का कस कर शोषण कर रहा है। इससे संसार में वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। विज्ञान ने औषध निर्माण में बड़ी क्रांति की है। कैंसर जैसी एकाध बीमारी को छोड़कर अब प्रत्येक बीमारी का इलाज संभव हो गया है। इससे मनुष्य की आयु बढ़ गई है। वह जी तो रहा है पर वह खोखला हो गया है। उसकी भूख मारी गई है। खाया पिया उससे पचता नहीं। सहन शक्ति उसमें बची नहीं। लोग बोने होते जा रहे हैं। अब गज भर की छाती वाले व लाल चेहरे वाले बैल से हष्टपुष्ट और शेर की सी कमर वाले 6 फुट नौजवान देखने को भी नहीं मिलते। जो हैं 10 वर्ष बाद भी वो भी नहीं रहेंगे। वैज्ञानिक साधन हमें जीवन की सुविधाएं और सुरक्षा तो देते हैं, किंतु हमारे भीतर के सामर्थ्य को छीन कर रहे हैं। यानी कि जो हम काम करते थे, जो हमारे अंदर व्यायाम करने की एक आदत होती थी, उससे हमारे अंदर जो शक्ति का जो एक प्रयोग किया जाता था, हम खाते पीते थे और हम सही जगह उसका प्रयोग क्या करते थे, वह उस समय होता था, लेकिन वो अब नहीं होने लगा है। जिसके कारण जो हम खाना खाते हैं उसको भी हम पचा नहीं पाते। पहले क्या होता था, जो लोग अभी भी आप जाके देखें, गांव की लाइफ में आप जाके देखेंगे, जो लोग खेतों में काम करते हैं वो बहुत खाना खाते हैं और वो आसानी से उसे पचा भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत होती है और वह उसे पचा पाते हैं। लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें ज्यादा कार्य करना नहीं पड़ता और वह जितना खाते हैं उसको भी नहीं पचा पाते, उनको इन बातों का सामना करना पड़ता है। आगे, विज्ञान ने प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा ही छेड़छाड़ की है। फलस्वरूप प्रकृति का सारा प्रबंध गड़बड़ा गया है। मौसम बदल गया है। नदियों में बाढ़ आ जाती है या कहीं कहीं जल स्रोत ही सूख जाते हैं। दुर्लभ वन्य जंतुओं और कीट पतंगों का विनाश हो गया है। उपयोगी जड़ी बूटियां लुप्त हो गई हैं। धरती के ऊपर की मिट्टी और वनस्पति रूपी कवच नष्ट हो गए हैं। अब ये देखेगा गर्मी बढ़ती जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। जब पेड़ काटे जाएंगे तो क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक नहीं होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक नहीं होगी, बरसातें नहीं होंगी, और बरसातें नहीं होंगी तो गर्मी अधिक हो जाएगी। अब जब गर्मी अधिक हो जाएगी तो मान लीजिएगा सब कुछ बदलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, पेन उठा लेता हूं मैं। धरती के ऊपर की मिट्टी और वनस्पति रूपी कवच नष्ट हो गया है। उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। नदियों का जल दूषित हो गया है। वायुमंडल विषाक्त हो गया है। इन सब बातों से प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो गया है। अब देखिएगा, ये सभी जो है आपके पास में, इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जो सही से प्रयोग में नहीं आ पाता है। ठीक है, विज्ञान ने उद्योग धंधों को जन्म दिया। उद्योग धंधों ने प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अब ये प्रदूषण क्या बीमारी है? प्रदूषण का मतलब होता है गंदगी से, यानी कि वायु में वायु का गंदा हो जाना, खरपतवार में या मिट्टी का गंदा हो जाना, पानी का गंदा हो जाना, जो उसके अंदर गंदगी आती है हम उसे प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि की। नदियां अमृत समान नहीं रही और न ही वायु प्राणदायिनी। कल कारखानों के धुएं से सारा वायुमंडल दूषित होता जा रहा है। देखिए, जो हमारे पास में पहले नदियां थीं, वो नदियां ये मानी गई जैसे अमृत उनमें बह रहा हो, लेकिन अब वो इतनी गंदी हो गई हैं कि आप अमृत का नाम नहीं ले सकते। दूसरा, वायुमंडल भी इतना गंदा हो गया है। कल कारखानों, कल माने आप कहते हैं, कल माने कौन सा कल होता है? आप उसे टुडे कह सकते हैं, यस्टरडे कह सकते हैं, टुमारो कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कल का मतलब पुर्जों से होता है, यंत्रों से होता है। ठीक है, तेल शोधक कारखाने हो या कीटनाशक दवाइयां बनाने का, अथवा खेतों में उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अथवा अन्य कोई उनमें उपयुक्त जल की निकासी का जो भी साधन हो, अत्यंतः वह समीप नदी में जाता है, तब यह जल पीने योग्य रहता है और न ही इससे मछलियों का जीवन सुरक्षित रहता है। इससे सिंचाई करने पर खेतों की मिट्टी पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अब देखेगा, जो पानी गंदा हो चुका है उनमें मछली तो पैदा हो नहीं सकती, तो मछली का व्यापार खत्म हो जाता है। और अगर उस पानी को ले जाकर के हम खेतों में, फसलों में डालते हैं तो फसलें वहां पर खराब हो जाएंगी, मर जाएंगी। ठीक है, दिसंबर 1984 में तो भोपाल में एक ऐसी भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 3000 लोग मर गए और
इससे भी कहीं अधिक लोग इससे प्रभावित हुए। एक कीटनाशक कारखाने की गैस रिसने से यह भयंकर दुर्घटना हुई थी। सन 1987 में रूस में भी चेरनोबिल नामक स्थान पर परमाणु संस्थान में भयंकरतम दुर्घटना होते होते बची। यदि इस पर समय रहते काबू न पाया जाता तो रूस सहित सारे यूरोप की खैर नहीं थी। कीटनाशक दवाइयों के तहत उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से अमेरिका की लगभग 1/3 भूमि बंजर हो चुकी है अथवा उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई है। वैज्ञानिक साधनों के बल पर भूमि से चार फसलें लेने का यह दुष्परिणाम है। अब देखेगा अमेरिका के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वहां पर अपना वैज्ञानिक दिमाग लगाना शुरू किया और उन्होंने सोचा कि एक साथ चार फसलें ले ली जाएं। उनकी इस गलती से वहां की मिट्टी बंजर हो गई है और अब वहां पर फसल नहीं हो पा रही है। इसी के साथ किंतु दोष विज्ञान का नहीं है, स्वयं मानव का है। विज्ञान की चकाचौंध में वह इतना अंधा हो गया है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसने भयंकर से भयंकर घातक हथियार बना लिए हैं। रात दिन चलने वाले कारखानों, मोटरों, रेलगाड़ियों, जहाजों आदि से इतना धुआं निकल रहा है, उससे वायुमंडल में इतना कार्बन इकट्ठा हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगेगी। अब देखिएगा कहना क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कहाँ से नुकसान हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला धुआं है, मोटर गाड़ियों से, रेलगाड़ियों से, जहाज़ों से, और इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप धुआं देख सकते हैं। अब जो धुआं निकल रहा है, वायुमंडल दूषित हो रहा है। वायुमंडल दूषित हो रहा है तो वायुमंडल में गर्मी ज़्यादा बनती जा रही है, और जब वायुमंडल गर्म होगा तो जितना भी आपके पास ग्लेशियर है, हिमालय है, तो वह क्या हो जाएगा, वो पिघल करके पानी बन जाएगा। और जब ग्लेशियर आपके पास में रहेगा तो धीरे धीरे आपका आने वाला जो समय रहेगा वो बिल्कुल पानी से भी त्रस्त रह जाएगा। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तब जल प्रलय होते देर नहीं लगेगी और विज्ञान का यह वरदान मानव के लिए अभिशाप बन जाएगा। अब ये जल प्रलय क्यों होने वाली बात आ रही है, देखिएगा जितना पानी अभी हमारे पास में पर्वतों पर है, बर्फ के रूप में जमा हुआ है, अगर वह गर्मी के कारण सारा पानी बन जाए और वह सागर में आ जाए तो यह धरती डूब जाएगी, क्योंकि वहां पर इतना बर्फ जमी हुई है। लगता है पुराणों में भी वर्णित भस्मासुर की कहानी ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व चेतावनी दे दी थी कि विज्ञान द्वारा प्राप्त वरदान भयंकर अभिशाप भी बन सकता है, अतः इसके प्रयोग पर अंकुश लगाना जरूरी है। अतः मानव को चाहिए कि वह वरदान के रूप में प्राप्त विज्ञान का प्रयोग सोच समझकर करे, अन्यथा यह विज्ञान रूपी वरदान समस्त मानव जाति के लिए अभिशाप बन जाएगा। तो कहना चाहते हैं कि आप जितना ये विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं उसे जरूर से ज़्यादा अगर आप करते रहते हैं तो ये आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाने वाला है और यह वायुमंडल को आपके बदल ही रहा है। इसी के साथ आते हैं शब्द अर्थ, ये ज़्यादा जरूरी होता है। असुर माने दैत्य यानी कि राक्षस, तथास्तु माने इच्छा को पूरी करने वाली बात, दुरुपयोग है ना, गलत इस्तेमाल करना, ऊर्जा, गर्मी की शक्ति या शक्ति कह सकते हैं, दूभर, कठिन, वर्ग भेद, गरीब अमीर का अंतर, निर्भर, आश्रित, स्रोत, उद्गम, निकास, कवच, रक्षक, दुर्लभ जो कठिनता से मिले, उर्वरा शक्ति, उपजाऊपन, उपज की ताकत, उर्वरता, प्रदूषण, गंदगी, दोष, समीप स्था, सभी में स्थित, पास वाली, ठीक है, दुष्प्रभाव, बुरा नतीजा, विषाक्त, विषैला या जहरीला, उर्वरक, खाद, अंकुश रोक या काबू करना। ठीक है, इसी के साथ में ये यहाँ पर आपकी जो है कठिन शब्द खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें, मतलब मैं हमेशा बता ही देता हूँ आपको क्लास में, मौखिक प्रश्नों पर भी थोड़ा प्रकाश हम डाल ही लेते हैं। भस्मासुर कौन था? भस्मासुर एक राक्षस था जो भोले बाबा से वरदान मांग रहा था। उनको प्रश्न करने के बाद में भस्मासुर ने शिव से क्या वरदान मांगा? भस्मासुर ने शिव से यह वरदान मांगा कि वह जिसके सर पर भी हाथ रखे वह भस्म हो जाए। मार्ग में शिव जी को कौन मिला? मार्ग में शिव जी को भगवान विष्णु मिले, जिन्होंने जाकर के भस्मासुर को पढ़ाया लिखाया और उसको भस्म खुद को उसके हाथों से करा दिया। इसी के साथ में ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली कहानी या अगले अध्याय के साथ में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।